Hello, guys, how are you all? I have seen various comments in which you guys are demanding a video for MPSC 12 State and Society in Australia. So, students, in today's video, we will discuss some of the important topics for exam in both languages, Hindi and English. सो मेरे को ये उम्मीद है कि ये जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप अच्छा परफॉर्म करके आ पाएंगे। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, इट इज़ अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेटस है वो कैसा था, उसके बारे में आपको बात करनी है। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। सालों सालों से जो वुमेन का स्टेटस है अफ्रीका में वो इम्प्रूव हुआ है, बट देयर आर स्टिल चैलेंजेस। पर फिर भी जो वुमेन्स हैं उन्हें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे उनकी करंट स्टेटस जो है वुमेन्स का, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो पहले हम बात करेंगे वुमेन्स की एजुकेशन के बारे में। तो वुमेन्स इन ऑस्ट्रेलिया हैव हाई पार्टिसिपेशन रेट्स इन एजुकेशन। जो वुमेन्स हैं उनका एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी हाई है। दे आर मोर लाइकली देन मैन टू कंप्लीट हाई स्कूल्स एंड अटेंड यूनिवर्सिटीज़। मैन से ज़्यादा वहाँ पे वुमेन्स जो है वो हाई स्कूल्स को अटेंड करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड करती हैं। इन मैनी फील्ड्स वुमेन रिप्रेजेंट अ मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। और कई सारे क्षेत्रों में जो महिलाएँ हैं वे विश्वविद्यालय स्नातकों तक बहुमत बनाती हैं। उसके बाद अगर हम उनकी बात करें वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की, कार्यबल में उनकी क्या भागीदारी है। While women's participation in the workforce is high, there are still gaps in employment rates. वुमेन का जो वर्क फोर्स में एम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा कम है, पर्टिकुलरली इन फुल टाइम वर्क। वुमेन आर मोर लाइकली टू वर्क पार्ट टाइम देन मैन। जो वुमेन्स हैं वो पार्ट टाइम काम ज़्यादा करती हैं, मैंस इतना पार्ट टाइम काम नहीं करते। उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर के पे गैप की, दैट देयर इज़ अ परसिस्टेंट जेंडर पे गैप इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जेंडर पे गैप है। जो वुमेन्स हैं वो अर्न करती हैं लेस देन मैन फॉर द सिमिलर वर्क। सेम काम के लिए जो वुमेन्स हैं उन्हें कम पैसे मिलते हैं। लैंगिक वेतन अंतर इसे हिंदी में कहा जाता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो वुमेन है वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं, यानी कि जो उनका प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, so women are underrepresented in Australian policies, although there have been notable female leaders at both the state and federal levels. वैसे तो फीमेल लीडर्स काफ़ी सारे हैं स्टेट और फेडरल लेवल पे, बट स्टिल जो उनका प्रतिनिधित्व है वो कम है। उसके बाद हेल्थ की बात करें तो वुमेन्स आर जनरली हैव बेटर हेल्थ आउटकम देन मैन इन ऑस्ट्रेलिया। जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ जो है मैन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, विद लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मैन से ज़्यादा है। However, issues such as reproductive health, mental health, access to healthcare services remain important. बाकी के कुछ इश्यूज़ तो होते ही हैं। वुमेन्स की जो स्थिति बाकी कंट्रीज़ में है, ऑस्ट्रेलिया कहीं से नया नहीं आया है, उसमें भी सेम टू सेम वैसा ही होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आप लोगों को क्या है कि ये आंसर बना के लिखने में भी आसानी होगी। फैमिली एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जो वुमेन है वो डिसप्रपोर्शनेट शेयर है, मतलब कि जो वुमेन्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, विच इम्पैक्ट देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड करियर प्रोग्रेशन। जो कि उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट करता है, करियर के प्रोग्रेस में कमी लेके आता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें इसमें हम क्या बात करेंगे, वाइल देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑनगोइंग एफर्ट्स आर नेसेसरी। ऑस्ट्रेलिया में जो वुमेन्स हैं उनके स्टेटस में एडवांसमेंट तो काफ़ी ज़्यादा आई है, बट स्टिल यहाँ पे नेसेसरी है कि जो सरकार है कुछ मेजर्स ले जो वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए, और इंश्योर करे जो वुमेन्स हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और प्रोटेक्शन मिले लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में। स्टूडेंट्स, ये था हमारा निष्कर्ष कि जो महिलाओं की स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी असमानताओं को दूर करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है जो सरकार है वो कुछ ऐसे प्रयास करे कि महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा प्राप्त हो सके। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। दूसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडिया है वहाँ से काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स की कमी नहीं है। जो इमाइग्रेंट्स का रोल क्या है ऑस्ट्रेलिया में। इमाइग्रेंट्स हैव प्लेड अ पाइवोटल रोल इन शेपिंग ऑस्ट्रेलिया सोसाइटी। जो इमाइग्रेंट्स हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी को शेप देने के लिए, उसके इकॉनमी को शेप देने के लिए और उसके कल्चर को शेप देने के लिए। यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर एक फील्ड में जो है उनका इन्फ्लुएंस रहता है। द कंट्री हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इमाइग्रेशन विच हैज़ सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। जो कंट्री है उसकी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इमाइग्रेशन की,
जिसने कंट्रीब्यूट करा उसकी डेवलपमेंट में। सो हेयर आर द सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द रोल ऑफ इमाइग्रेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब हम यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट्स को देखेंगे जिसके अंदर हम इमाइग्रेंट्स के रोल की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इमाइग्रेंट्स हैं वो लेबर फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इमाइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ऑस्ट्रेलियन लेबर फोर्स। दे फिल क्रिटिकल स्किल शॉर्टेजेस इन वेरियस सेक्टर सच एज हेल्थ केयर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, IT सेक्टर। सारे सेक्टर्स में वो लोग काम करते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो केवल और केवल इमाइग्रेंट लेबर पर ही रिलाई करती हैं, प्रवासी श्रम पर ही निर्भर करती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन की बात करें तो कई सारे जो इमाइग्रेंट्स हैं वो वहाँ जाकर अपना ओन बिजनेस शुरू करते हैं, बाय विच दे कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट जॉब्स। दे ब्रिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशंस दैट एनहांस ऑस्ट्रेलियाज एंटरप्रेन्योरल लैंडस्केप। सो जो प्रवासी हैं वो अपने व्यवसाय शुरू करते हैं जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास को सहायता मिलती है। साथ ही साथ वो जब अपने व्यवसाय शुरू करेंगे तो रोज़गार प्रदान करेंगे लोगों को और नए नए इनोवेशंस लेकर आएंगे। कल्चरल एनरिचमेंट की बात करें तो डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो इमाइग्रेंट्स हैं ब्रिंग देयर यूनिक कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस। जो इमाइग्रेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, ऐसी कंट्रीज से आते हैं। तो वहाँ से वो अपने कल्चर को लेकर आते हैं, ट्रेडिशंस को लेकर आते हैं, अपनी लैंग्वेजेस को लेकर आते हैं, विच एनरिच ऑस्ट्रेलियाज मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जो ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाती है। दिस कल्चरल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एंड हैज़ बिकम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी। और इस चीज़ को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वो लोग पसंद करते हैं कि उनका जो कल्चर है वो इस तरह से डाइवर्स कल्चर बन जाए। उसके बाद हम फूड एंड फेस्टिवल्स की बात करें तो जो इमाइग्रेंट्स हैं वो डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड्स एंड फेस्टिवल्स को भी ऑस्ट्रेलिया में लेकर आते हैं। पॉपुलर इवेंट्स जैसे कि लूनर न्यू ईयर, दिवाली, इस तरह के मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स भी वहाँ पे मनाए जाते हैं। डेमोग्राफिक बैलेंस की बात करें तो इमाइग्रेशन हेल्प बैलेंस द एजिंग पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया बाय कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग अ यंगर वर्क फोर्स। जो इमाइग्रेशन है वो हेल्प करती है एजिंग पॉपुलेशन, जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, वो लोग बूढ़े होते चले जा रहे हैं। तो जब यहाँ से माइग्रेंट्स जाते हैं तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, अपनी फैमिली बसाते हैं या खुद यहाँ से जाते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करता है यंगर वर्कफोर्स में, ऑस्ट्रेलिया में युवा कार्यबल को लेकर आने में। दिस डेमोग्राफिक बैलेंस इज एसेंशियल, और ये एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज एंड इकॉनमी के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये और पूछना चाहती हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले जितने भी हमारे MA पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट्स थे, आपने क्या सोच कर इन सब्जेक्ट्स को लिया था? बिकॉज आपके पास चॉइस तो रहती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते तो उसके अंदर आपको आंसर्स को करना थोड़ा सा ईजी हो जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें ऑलरेडी कुछ भी ऐसा प्री नॉलेज नहीं है। उसके अलावा कुछ बच्चों के पास अफ्रीका वाले भी हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने क्या सोच कर ये वाले सब्जेक्ट्स को लिया था। अब देखते हैं चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। जो वाइल इमाइग्रेंट्स ब्रिंग मैनी बेनिफिट्स, जो इमाइग्रेंट्स हैं वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स लेकर आते हैं, बट स्टिल जो ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी है वो उन पर चैलेंजेस डालती है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कॉमन इश्यूज़ को लेकर। सो जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस है वो वर्क करते हैं ताकि वो इमाइग्रेंट्स को भी इंटीग्रेट कर सकें, उनको भी एक बराबरी का दर्जा प्राप्त करवा सकें ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये था ऑस्ट्रेलिया के अंदर इमाइग्रेंट्स का रोल क्या है, जो इमाइग्रेंट्स हैं वो कैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब जो अगला है वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए कि मेकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियाज कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। इसके अंदर हम उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे और फिर संविधान की बात करेंगे। सो द क्रिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोसेस। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट लेड द फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज फेडरल गवर्नमेंट, जिसने कि कंट्री की फेडरल गवर्नमेंट को बनाने की फाउंडेशन रखी। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ अर्ली डिस्कशंस की, जैसे कि कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स ने उसको 6 कॉलोनीज़ में, अलग अलग 6 कॉलोनीज़ में डिवाइड करा हुआ था और सारी कॉलोनीज़ की अपनी अपनी गवर्नमेंट थी। दीज कॉलोनीज़ ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ मोर यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क। की जो कॉलोनीज़ थी वो इंडिपेंडेंटली काम करती थी पर इन्हें एक यूनिफाइड चाहिए था, ठीक है। तो अब शुरुआत में क्या प्रपोजल्स रखे गए? सबसे पहले डिस्कशंस हुए यूनिफिकेशन के बारे में कि जो हमारी 6 कॉलोनीज़ हैं उन्हें यूनिफाई किया जाए, उन्हें एक किया जाए इन द मिड 19th century with various proposals and conferences held to explore the idea of federation. The Australasian Federation Conference in 1890
एंड सब्सिक्वेंट नेशनल ऑस्ट्रेलेशन कन्वेंशंस वर पाइवोटल। तो यहाँ पे 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई जहाँ पे बातचीत हुई इस बारे में कि हम जो हमारी पुरानी 6 कॉलोनीज़ हैं उन्हें क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे ड्राफ्ट हुआ। तो बिटवीन 1891 एंड 1898 सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस वर हेल्ड। कई सारी कन्वेंशंस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बातचीतें हुई, जिसके अंदर सारी कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आया करते थे। दीज कन्वेंशंस वर क्रूशियल। ये जो कन्वेंशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फिर बना, रिटन बाय सर सैमुअल ग्रिफ्ट, सर एडमंड बार्टन एंड चार्ल्स किंगस्टन। ये तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं, अपने आंसर में लिखकर आइएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप पढ़कर आए हैं। उसके बाद रेफरेंडम्स की बात करें, यानी कि जनमत संग्रह की बात करें, तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेजेंट किया गया पब्लिक के सामने एंड सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम्स इन ईच कॉलोनी, यानी कि जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया। शुरुआत में 1898 में ये पास नहीं हुआ, कॉलोनीज़ ने इसे पास नहीं किया सारी कॉलोनीज़ ने, फिर इसकी रिवीजन हुई, आगे फर्दर नेगोशिएशंस हुए, देन उसके बाद ये पास हुआ। ब्रिटिश अप्रूवल की बात करें तो वहाँ पे जो ब्रिटिश को बोला जाता था इम्पीरियल पार्लियामेंट जो थी ब्रिटिशर्स की, द फाइनल ड्राफ्ट वॉज इवेंचुअली अप्रूव्ड बाय द कॉलोनीज़। फाइनल ड्राफ्ट जब कॉलोनीज़ ने अप्रूव कर दिया फिर उसे भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एज ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि जब तक जो ऑस्ट्रेलिया है वो ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इन 1900। तो यहाँ पे जो सन है इसको याद करने में कन्फ्यूजन नहीं आएगी, सीधा सीधा 1900 लिखा हुआ है। तो कब हुआ ये पास? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1900 के तहत इसको पास कर दिया गया। प्रोक्लेमेशन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वीन विक्टोरिया के द्वारा प्रोक्लेम किया गया था 1 जनवरी 1901 में, ऑफिशियली एस्टैब्लिशिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द 6 कॉलोनीज बिकेम स्टेट्स विद इन द न्यू फेडरेशन। और जो 6 कॉलोनीज थी वो उसके नए स्टेट्स बन गए। अब हम बात करेंगे इसके संविधान के की फीचर्स के बारे में कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता उसकी यही है जो हमारे भारत के संविधान की भी है, और वो है फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय प्रणाली, जिसके अंदर जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं। गवर्नमेंट एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है और एक गवर्नमेंट होती है आपकी स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जैसे कि नरेंद्र मोदी, स्टेट लेवल पे जैसे कि केजरीवाल और वो योगी आदित्यनाथ, इस तरह की एक गवर्नमेंट है हमारी स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे जो पावर्स है उनका डिवीजन हो रखा है, साथ ही साथ पावर का डिवीजन पंचायत के अंदर भी हो रखा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है। सो हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम की। जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। उसने क्या करा, पावर्स को डिवाइड करा फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। दिस सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड यूनाइटेड स्टेट फेडरल मॉडल। ये जो सिस्टम है ये इन्फ्लुएंस हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से और यूनाइटेड स्टेट के फेडरल मॉडल से। तो यहाँ पे हमने देखा इसके संविधान की प्रमुख विशेषता में से संघीय प्रणाली इसकी एक पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है बाइकैमरल पार्लियामेंट, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट है। द बाइकैमरल स्ट्रक्चर एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द पॉपुलेशन। वहाँ पे दोनों पॉपुलेशंस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सीनेट, तो ये इंश्योर करता है कि दोनों को क्या मिले, प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, इंश्योर करता है दोनों का रिप्रेजेंटेशन। बाइकैमरल पार्लियामेंट, पहला क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स करता है। लाइकवाइज इन इंडिया सेम टू सेम इंडिया के जैसे ही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल के बीच में जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो रखी हैं। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एक कोलैबोरेटिव एंड आइटरेटिव प्रोसेस था इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव नेगोशिएशंस एंड कंसल्टेशंस के बाद ये बना था। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अ स्टेबल एंड डेमोक्रेटिक नेशन। और इसी ने ग्राउंड वर्क रखा एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए, रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पीपल। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनाने की प्रक्रिया एक सहयोगात्मक और पुनरावृत्त प्रक्रिया थी जिसमें व्यापक बातचीत और परामर्श शामिल था। इसने एक स्थिर और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी जो इसके लोगों की विविध हितों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी मैं, जिसके अंदर और भी टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी। एक वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको तो अच्छा लगेगा। ठीक है।